नमस्कार, मैं आलोक कुमार एक बार फिर से आप लोगों के सामने। उम्मीद करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के उस टॉपिक के बारे में, संग्राम का पहला युद्ध या पहला संग्राम कह सकते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं 1857 के विद्रोह की। अगर अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। थैंक यू। और मैंने इसके पहले जो पूर्व का मैंने वीडियो बनाया था, उस वीडियो में मैंने इसके कारण के बारे में बताया था और किस प्रकार से इसकी शुरुआत हुई थी और कैसे यह विस्तार की ओर आगे बढ़ा था। तो आज हम इसके दूसरे चरण में चलते हैं और देखने का प्रयास करते हैं कि 1857 का जो विद्रोह था आखिर वो असफल क्यों हुआ, आखिर उसके असफल होने के क्या कारण थे। और दूसरी बात ये है कि मैं आपको बता दूं कि ये जो 1857 का विद्रोह है या इसके सफलता के कारण है या इसके परिणाम है, वो इंटरमीडिएट के एग्जामिनेशन में आते हैं। कभी शॉर्ट नोट्स में आते हैं और कभी लॉन्ग क्वेश्चन में। 1857 के जो विद्रोह की जो मैंने पिछली कक्षा ली थी, उस कक्षा में मैंने जिक्र किया था कि किस प्रकार से जो मंगल पांडे के द्वारा बैरकपुर में इसका विद्रोह किया था और सैनिक विद्रोह धीरे धीरे कैसे वो दिल्ली तक पहुंचता है। तो हम एक बार इसके विस्तार को देखते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि भारत में जो 1857 का जो विद्रोह हुआ था वो किन क्षेत्रों में हुआ था। तो हम चलते हैं दिल्ली। जैसे मैंने इसके पूर्व में बताया था आप लोगों को कि 1857 के जो विद्रोह हो रहा था वो कहाँ से शुरू हुआ था, वो पश्चिम बंगाल से शुरू हुआ था। और पश्चिम बंगाल के किस स्थान से, बैरकपुर से। और बैरकपुर में जहाँ पर सैनिकों के द्वारा विद्रोह किया गया था वो धीरे धीरे बैरकपुर से होकर आगे वो जाता है कहाँ, मेरठ। और फिर मेरठ से फिर विस्तार होकर वो दिल्ली जाता है। तो हम चूँकि पिछली कक्षा में मैंने काफ़ी विस्तृत तरीके से बताया था, तो अब भी हम चलते हैं और देखते हैं कि किन जगहों पर किनके द्वारा इस जो आंदोलन था उसका नेतृत्व किया गया और कैसे इसको अंग्रेजों के द्वारा इससे कुचला गया। तो हम एक सरसरी निगाह से देख लेते हैं उसको। तो हम चलते हैं दिल्ली। और दिल्ली में मैंने बताया कि था आप लोगों को कि बहादुर शाह जफर जो मुग़ल बादशाह थे उस समय तत्कालीन, और जिन्हें अंतिम मुग़ल बादशाह भी कहा जाता है, क्योंकि वो काफ़ी वृद्ध थे, तो उसके बावजूद भी जब सैनिक जाते हैं तो वो उन्हें अपना नेता मानते हैं और बहादुर शाह जफर जो है उस नेतृत्व का आरंभ करते हैं। लेकिन क्योंकि वो बहुत वृद्ध थे तो उनके साथ एक व्यक्ति थे या जो सेनापति थे, उनका नाम था वक्त खान। क्या नाम था, मैं लिख देता हूं यहाँ पे, वक्त खान। वक्त खान जो सेनापति थे, जो युवा थे, वो इसकी कमान संभालते वास्तविक रूप से, और 2 ही दिनों में दिल्ली पर कब्जा हो जाता है। लेकिन इसके कुछ दिनों के बाद यानी कि ब्रिटिश सरकार के जो व्यक्ति होते हैं, हडसन, उनके द्वारा इस आंदोलन को कुचलने का प्रयास किया जाता है, परंतु वो असफल होते हैं। और इसके बाद निकोलसन, उनके द्वारा इस चीज़ पर कंट्रोल किया जाता है, यानी कि इस आंदोलन को कुचल दिया जाता है। अब यह आंदोलन इसके चलते हैं दूसरे पक्ष पे लखनऊ के बारे में आप पता है कि लखनऊ में हजरत महल, बेगम हजरत महल हम कह सकते हैं, उनके द्वारा आंदोलन का नेतृत्व किया गया था। और इस आंदोलन को कुचलने में किसकी भूमिका थी, तो कैंपबेल की। कैंपबेल के द्वारा न सिर्फ लखनऊ बल्कि उसके आगे कानपुर, जहाँ पे नाना साहब थे, नाना साहब, इन दोनों के आंदोलन को कुचलने में कैंपबेल की भूमिका जो थी काफ़ी महत्वपूर्ण थी। अब इसके आगे देखते हैं ग्वालियर में तात्या टोपे जो थे, उनके द्वारा इस आंदोलन का नेतृत्व किया जा रहा था और यह आंदोलन काफ़ी तीव्रता से आगे बढ़ रहा था। यहाँ पर एक व्यक्ति थे जिनका नाम था मान सिंह। उसके विश्वासघात के कारण तात्या टोपे को गुप्त सूचना के आधार पर उन्हें पकड़ लिया जाता है और उन्हें फांसी दी जाती है। तो आंदोलन के दूसरे क्षेत्र में चलते हैं और देखते हैं झांसी के बारे में सब कुछ जानता है, मैंने जिक्र भी किया था और हम लोगों ने पढ़ा भी है। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो झांसी का नेतृत्व कौन कर रही थी, लक्ष्मीबाई कर रही थी। बहुत सारे साहित्य, बहुत सारे हिंदी मूवीज़ जो हैं, बहुत सारे कवियों के द्वारा भी झांसी की रानी और लक्ष्मीबाई के बारे में काफ़ी अच्छे रूप से व्याख्या किया गया है। और इसमें उन्होंने, वो लक्ष्मीबाई कौन थी, गंगा राव एक व्यक्ति थे जो वहाँ के शासक थे, उनकी वो विधवा थी और उन्होंने एक दत्तक पुत्र लिया था। और उसी के स्वतंत्रता के लिए, या कहा जाए तो अधिकार के लिए, चूंकि उनके कोई दत्तक पुत्र लेती हैं, परंतु
जो लॉर्ड डलहौजी की जो हड़प नीति थी, जो विलय की नीति थी, उसमें उनके द्वारा दिए गए प्रयास को असफल किया जाता है और वो 1857 के विद्रोह में उनकी जो भूमिका होती है वो काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। तो यहाँ पर हीरोज जो था उसके द्वारा इस आंदोलन को या उनके स्वतंत्रता की जो लड़ाई थी उसको कुचलने का प्रयास किया गया था, जिसमें सफलता भी मिलती है। इसके बाद जगदीशपुर, बिहार का एक फेमस क्षेत्र है जगदीशपुर। यहाँ पर बाबू कुंवर सिंह जो एक जमींदार थे और उन्होंने बखूबी अंग्रेजों के विद्रोह का सामना किया था और उन्होंने 80 वर्षों की उम्र में भी जिस बहादुरी से उन्होंने लड़ाई लड़ी थी वो काफ़ी काबिल तारीफ था। उसके अतिरिक्त हम चलते हैं इलाहाबाद में लियाकत अली इसका नेतृत्व कर रहे थे और इसको कौन कुचला? जनरल नील। इसके द्वारा लियाकत अली का जो आंदोलन था या 1857 के विद्रोह का जो नेतृत्व था कर रहे थे। और इसका जाते हैं बरेली खान बहादुर खान बरेली में थे और बरेली में कैंपबेल का जिक्र यहाँ पे 2-3 जगह आया, आप देख सकते हैं व्हाइट बोर्ड पर। एक और कहाँ, जब वो लखनऊ, फिर अब बरेली, इन तीनों चारों जगहों पर कैंपबेल की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। वो हर एक जगह आंदोलन को कुचलने में वो सफल होता है। उसके अतिरिक्त इन सबों के अतिरिक्त राजस्थान में एक जगह है कोटा, जहाँ पर जयदयाल और हरदयाल नामक 2 व्यक्ति थे। वो 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे और उन्होंने काफ़ी साहस के साथ इस नेतृत्व किया और उन्होंने वीरगति प्राप्त की। तो टॉपिक पर कि असफलता के कारण आखिर जो 1857 का विद्रोह हुआ वो असफल क्यों हुआ, यह एक बहुत ही गंभीर विषय था। और इंटरमीडिएट के एग्जामिनेशन में खासकर जैक का जो एग्जाम होता है वहाँ पर ये एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है कि 1857 के विद्रोह के असफलता के कारण बताइए। ये क्वेश्चन 5 नंबर का आता है। कभी कभी 1857 के विद्रोह के बारे में जब जिक्र करते हैं तो इसके कारण, परिणाम, असफलता के कारण, इसके स्वरूप, ये सारे चीज़ें समाहित होती हैं और तब ये क्वेश्चन 8 नंबर का होता है। तो हम चलते हैं और इसके असफलता के कारणों को देखते हैं। पहला कारण था सीमित स्वरूप। सीमित स्वरूप से यहाँ पर अर्थ ये है कि जो ये 1857 का विद्रोह हो रहा था, जिसके बारे में हम लोगों ने देखा ऊपर कि दिल्ली, लखनऊ, कानपुर, ग्वालियर, बरेली, बिहार, इन सारे क्षेत्रों में हो रहा था, लेकिन इसका स्वरूप जो था वो काफ़ी छोटा था। स्वरूप छोटा होने का अर्थ ये है कि ये आम लोगों तक नहीं पहुंच पाया था और इस जो इसके उद्देश्य थे वो वहां तक नहीं पहुंच पा रहे थे। तो कहीं ना कहीं जो इसका विस्तार था वो संगठित नहीं था, जिस कारण से ये आंदोलन का स्वरूप छोटा रहा और जिसके कारण ये असफल हुआ। यानी कि असफल होने में इसके स्वरूप की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण थी। दूसरे पॉइंट पे चलते हैं, नेतृत्व का अभाव। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कहा जाता है कि अगर हम फ्रांस की क्रांति को देखें, रूस की क्रांति को देखें या अमेरिकी क्रांति को देखें तो इन सभी क्रांतियों में एक सबसे महत्वपूर्ण जो कारण था सफल होने का वो ये था कि इसका कोई एक निश्चित नेतृत्व था, इसकी कोई योजना थी, इसके कुछ अपनी प्लानिंग्स थी। परंतु जब हम बात करते हैं 1857 के विद्रोह की तो यह एक सिर्फ विद्रोह बनकर रह जाता है, यह क्रांति नहीं बनता है। इसके पीछे कारण क्या था? कारण यह था कि यहाँ नेतृत्व का अभाव था। ये बात सच है कि अलग अलग जगहों पर अलग अलग लोगों के द्वारा नेतृत्व किया जा रहा था और सैनिकों के द्वारा बहादुर शाह जफर को इसका नेतृत्व राष्ट्रीय स्तर पर दिया गया, परंतु यह बहुत ही कारगर नहीं हो पाया और योजना के अभाव के कारण यह असफल रहा। तो हम कह सकते हैं कि नेतृत्व का अभाव था। तीसरा है सीमित संसाधन। सीमित संसाधन से अभिप्राय हम ये मान सकते हैं कि सीमित संसाधन भारतीयों के पास इसलिए थे क्योंकि जो भारतीय, चाहे वो बहादुर शाह जफर थे, चाहे वो लखनऊ में हजरत महल थी, चाहे वो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी, चाहे वो वीर कुंवर सिंह थे, इन सबों के पास हथियार सीमित थे। और इनके पास हथियार थे ही क्या? लाठी, भाला, डंडे। अब इनके अत्याधुनिक हथियार तो थे नहीं जैसे अंग्रेजों के पास थे। जिस हम राइफल की बात कर रहे हैं, एनाफील्ड राइफल की, वो तो राइफल था नहीं। तो इस तरह से इनके पास एक सीमित संसाधन था जिसके कारण वो बहुत अधिक दिनों तक वो अंग्रेजों का सामना नहीं कर सकते थे, जो इसके असफल होने के महत्वपूर्ण कारणों में एक था। अब चलते हैं अगले पॉइंट पे, संगठन का अभाव। संगठन किसी भी क्रांति के लिए या किसी भी चीज को पूरा करने के लिए संगठन की जो भूमिका होती है वो बहुत महत्वपूर्ण होती है।
तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो 1857 का विद्रोह हो रहा था उसका कोई राष्ट्रीय स्तर पर संगठन नहीं था। संगठन अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली की जो घटना थी या जो दिल्ली में जो विद्रोह करते सैनिक वो दिल्ली तक ही रह जाता है। वो कहाँ तक आता है? लखनऊ, कानपुर, ये इन सब उत्तरी भारत के कुछ क्षेत्रों में रहता है। लेकिन अगर हम इसके सूक्ष्मता से अध्ययन करें तो आपको ये ज्ञात होगा कि ये जो सारे लोग थे वो कहीं ना कहीं अपने व्यक्तिगत जो कारण थे उसके लिए भी लड़ रहे थे। तो ये जो बहुत महत्वपूर्ण था, इस कारण से इसका कोई संगठन नहीं बन पाया। हर एक व्यक्ति की अपनी अपनी कुछ लालसा थी, कुछ अभिलाषाएं थी, कुछ इच्छाएं थी जो पूरी नहीं हुई थी या उन पर अंग्रेजों का अंकुश लग रहा था। इस कारण से कोई राष्ट्रीय स्तर पर कोई योजना नहीं बन पाई, इनका कोई संगठन नहीं बन पाया जो इसकी सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नेक्स्ट था भारतीयों के समर्थन में कमी। यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि शिक्षित भारतीयों के समर्थन में कमी। यहाँ पे अगर हम देखें तत्कालीन समय में तो 1857 के विद्रोह के समय जो शिक्षित वर्ग था वो इसका समर्थन नहीं कर रहा था। है हैरानी की बात। हर एक समय में, हर एक वक्त में समाज में दो तरह के लोग होते हैं। जब भी कोई ऐसी घटना होती है जो समाज के परिवर्तन के लिए होती है तब समाज दो वर्गों में बढ़ जाता है। एक ऐसा वर्ग जो उसके पक्ष में खड़ा होता है और दूसरा वर्ग जो उसके विपक्ष में खड़ा होता है। तो जो शिक्षित वर्ग था वो कहीं ना कहीं जो था इसके विपक्ष में खड़ा था। उन्हें लग रहा था कि नहीं, जो चाहे वो राजवाड़े थे या जो लोग थे जो इसमें भूमिका निभा रहे थे, चाहे वो लक्ष्मीबाई हो, चाहे तात्या टोपे हों, चाहे कुंवर सिंह हो, ये सब उन्हें लग रहा था कि अपने अपने कारणों से लड़ रहे हैं। इनके पास ये इनको समर्थन करने का कोई औचित्य नहीं है। इस कारण से जो शिक्षित वर्ग थे जिनमें उस समय दिनकर राव, जंग बहादुर, सलार जंग, ये ऐसे जो लोग थे वो भारतीयों का समर्थन नहीं करके वो अंग्रेजों का समर्थन कर रहे थे। और जो कहीं ना कहीं इससे ये साबित होता था कि ये जो लड़ाई है उनकी व्यक्तिगत है, वो राष्ट्र हित की कहीं कोई बात सोच ही नहीं रहा था। तो हम कह सकते हैं कि भारतीयों के समर्थन में कमी थी जिस कारण से यह आंदोलन असफल हुआ। और सबसे महत्वपूर्ण या हम इसको अंतिम कारण भी मान सकते हैं कि इसका उद्देश्य स्पष्ट नहीं था। अभी मैंने बताया आप लोगों को कि जो ये विद्रोह हो रहा था, मैं बार बार विद्रोह बोल रहा हूँ, विद्रोह और क्रांति ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। अगर हम क्रांति की बात करें तो क्रांति बड़े पैमाने पर समाज की दशा और दिशा को बदलता है और विद्रोह वो किसी इच्छा के पूरे नहीं होने पर विद्रोह होता है। वो चाहे वो उसकी जो आकांक्षाएं होती है वो छोटी होती हैं। तो यहाँ पर जब उद्देश्य स्पष्ट नहीं थे, जब यहाँ पर ये प्रतीत हुआ कि जो लोग थे वो अपने, उनके जो उद्देश्य थे, हर एक व्यक्ति के अपने उद्देश्य अलग अलग थे। अगर हम बात करें दिल्ली की तो वहाँ पे बहादुर शाह जफर, उनका पेंशन बंद होने की बात हो रही थी। अगर हम बात करें लक्ष्मीबाई की तो उनके दत्तक पुत्र को सिंहासन नहीं दिया रहा था। अगर हम बात करें तात्या टोपे की या बात करें नाना साहब की तो उनकी अपनी अपनी कुछ आकांक्षाएं थी, उनकी इच्छाएं थी जो पूरी नहीं हो रही थी, उनके भी पेंशन बंद होने की बात थी। तो हम कह सकते हैं कि ये सब के उद्देश्य अपने अलग अलग थे। यहाँ पर अगर हम ये कहें कि यहाँ अगर उद्देश्य की जगह राष्ट्रीय जो उद्देश्य था, राष्ट्रीय अगर भावना की अगर हम बात करें कि राष्ट्रीय भावना का अभाव था तो ये भी बात बिल्कुल सच है, क्योंकि यहाँ पर कहीं पे भी मुझे कहीं राष्ट्रीयता की भावना नहीं नजर आ रही है। और जब राष्ट्रीयता की भावना नहीं होगी तो देश के बहुत सारे लोग जो हैं वो स्वतः साथ नहीं देंगे। आप इन चीज़ों से एक चीज़ और भी गौर कर सकते हैं कि यह जो सिर्फ आंदोलन जो था या जो विद्रोह जो था वो सिर्फ उत्तर भारत तक फैला हुआ था, दक्षिण भारत कुछ नहीं। अगर हम पश्चिम भारत की बात करें तब भी कुछ नहीं, पूर्वी भारत की बात करें तब भी कुछ नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि सीमित क्षेत्र में आंदोलन था, और सीमित क्षेत्र में था इसलिए क्योंकि इसके उद्देश्य का पता ही नहीं था। जो दूसरे लोग थे वो सोच नहीं पा रहे थे कि जो हो रहा है वो अपने रियासत के लिए लड़ रहे हैं, अपने साम्राज्य के लिए लड़ रहे हैं, या फिर वो अपने देश की स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे हैं। तो इन सब हम कारणों को देखें और इससे हम सूक्ष्मता से अवलोकन करें तो यह स्पष्ट होगा कि यह जो आंदोलन असफल हुआ उसके ये सब कारण बिल्कुल उचित प्रतीत होते हैं। तो अब हम चलते हैं इसके व्हाइट बोर्ड के दूसरे भाग पर और हम देखते हैं कि 1857 का जो विद्रोह हो रहा था उसके क्या परिणाम हुए। तो हम परिणामों की ओर एक नज़र डालते हैं तो देखते हैं कि पहले जो था, सबसे पहले कंपनी के शासन की समाप्ति। कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी जो 1600 ईस्वी में भारत में आई थी, और ईस्ट इंडिया कंपनी के आने के बाद इसने काफ़ी दिन तक राज किया, यानी कि 1600 से कब तक, 1857 के विद्रोह तक। ये जो ड्यूरेशन था, इस ड्यूरेशन में
तक उन्होंने शासन किया। लेकिन जब 1857 का विद्रोह हुआ तब वहां पे क्या किया गया कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन था उसको छीन लिया गया। अब वो कौन सा संभाल रहा था? अब महारानी विक्टोरिया जो थी, यानी कि क्राउन का शासन आरंभ हो गया। इससे सबसे बड़ा परिवर्तन यही हुआ। और ये कब हुआ? 2 अगस्त 1858। 2 अगस्त 1858 को ईस्ट इंडिया कंपनी से शासन को छीन लिया गया और वहां पर अब इंग्लैंड की जो महारानी थी उनका शासन आरंभ हुआ, जो बहुत बड़ा परिवर्तन था। दूसरा था विलय की नीति का अंत। विलय की जो नीति डलहौजी के द्वारा अपनाई जा रही थी, यह जो नीति थी वो कहीं ना कहीं लोगों में या जो आम जनता थी, चाहे वो रजवाड़े थे, उनमें एक बहुत ही विद्रोह की स्थिति उत्पन्न कर रहा था, असंतोष की स्थिति उत्पन्न कर रहा था। और उस डलहौजी के द्वारा जो था अलग अलग कारणों से किसी पे कुशासन, किसी पर उत्तराधिकार, इस तरह के जो नियम लगा करके उनके सत्ता को छीन रही थी, जिससे लोगों में विद्रोह होना स्वाभाविक था। तो इसलिए क्या किया गया कि जो विलय की नीति का अंत किया गया और अब ये अधिकार दिया गया कि जो अब दत्तक पुत्र कोई रख सकता है वो अपने उत्तराधिकारी को घोषित कर सकता है, वो चाहे उसका वो जैविक पिता हो या नहीं हो। दूसरा परिवर्तन ये किया गया। तीसरा हम देख सकते हैं महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र। मैंने बताया अभी कि 2 अगस्त को विक्टोरिया शासन अपने अंदर ले ली। अब उन्होंने क्या किया? 1858 में घोषणा पत्र जारी किया और उस घोषणा पत्र में उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण चीजें कही। पहले उन्होंने ये कहा कि जो यहाँ पे जो रीति रिवाज हैं, यानी कि जो हिंदू धर्म के जो रीति रिवाज थे, इनकी अपनी परंपराएं थी, अपने इनके कल्चर थे, उन पर अब कोई भी हस्तक्षेप अंग्रेज सरकार नहीं करेगी। ऐसा क्यों उसने कहा? क्योंकि उसके पहले हम लोग देखा था हम लोगों ने कि जो सती प्रथा थी, विधवा विवाह था, इन सबों में अंग्रेज जो थे वो अपने नियमों को लगा रहे थे। वो चाहे 1829 ईस्वी में विलियम बेंटिक के द्वारा किया गया प्रयास हो, जिसमें वो सती प्रथा को बंद करने की बात की गई थी, या ईश्वरचंद्र विद्यासागर के प्रभाव से जो विधवा विवाह को फिर से करने का आरंभ किया गया था। तो ये सब जो चीज़ें थी उससे अंग्रेजों में कहीं ना कहीं आक्रोश की भावना उत्पन्न हो रही थी और उन्हें ऐसा लग रहा था कि ये हमारे धर्म पर अटैक कर रहे हैं, आक्रमण कर रहे हैं। तो इससे अंग्रेजों ने बहुत बड़ी सीख ली और कहा कि नहीं नहीं, इनके जो रीति रिवाज हैं उसमें हम लोगों को पढ़ने की जरूरत नहीं है। हम लोग यहाँ पे राजनीतिक अधिकार करने आए हैं, इनका आर्थिक शोषण करने आए हैं, हम लोग को इनके रीति रिवाजों से कोई लेना देना नहीं है। जो उन्होंने ऐसा आरंभ किया, तो उसमें वो धार्मिक रीति रिवाज और उन पर अहस्तक्षेप की नीति उन्होंने आरंभ किया। अब चलते हैं इसके अगले परिणाम पे, भारतीय सैनिकों के अनुपात में परिवर्तन, या हम इस पॉइंट को ऐसे लिख सकते हैं कि सेना का पुनर्गठन। मैंने बताया था कि सैनिक विद्रोह से ही आरंभ हुआ था और सैनिक विद्रोह के 4-5 कारण थे जो हम लोगों ने पिछले कक्षा में पढ़ा था। जैसे कि वो समुद्र पार जाना, वो दाढ़ी मूछ रखने वाली बात थी कि भाई नहीं रखना है, वो उसके बाद पगड़ी नहीं रखना है, पगड़ी नहीं रखना है, उसकी जगह हैट पहनना है। इन सबों के अलावा जो सेना में जो वो डाक विभाग का था कि अब उसको शुल्क देना पड़ेगा, पहले निःशुल्क होता था। और एक महत्वपूर्ण चीज थी कि पहले जो सैनिकों का अनुपात था वो कितना था? 5:1 था, यानी कि 5 इंडियन भारतीय सैनिक रहेंगे और 1 ब्रिटिश रहेंगे। अब उसको चेंज कर दिया गया, अब उसको कर दिया गया 2:1, है ना। तो इस प्रकार से हम सेना के जो संरचना थी उसमें परिवर्तन किया गया। उसके बाद क्या किया गया कि अब जो है अब जाति के आधार पर सिख रेजिमेंट, गोरखा रेजिमेंट, ये सब अलग अलग रेजिमेंट बनाए गए। क्योंकि आप देखे होंगे कि इसके पहले जो सेना का संरचना था उसमें सिख रेजिमेंट या गोरखा का नहीं आता है। लेकिन दूसरी चीज क्या है कि जब हम भारत का मैप देखते हैं तो ये जो पश्चिम भारत था, जिधर पंजाब था, या गोरखा जो पूर्वोत्तर भारत में थे, वो इस चीजों से अछूते थे, यानी कि उनका 1857 विद्रोह में उनकी भूमिका नहीं थी। इसलिए यहाँ पे क्या किया अंग्रेज? दिमाग लगाया, क्या कि चलो सिख को शामिल करो, गोरखा को शामिल करो और इन लोग को डिवाइड करो। अगर इन लोग एकजुट रहेगा तो फिर बाद में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो सेना का पुनर्गठन किया गया। इसके बाद महत्वपूर्ण था भारत सचिव के पद का सृजन। अब इन्होंने ये सोचा कि नहीं, जब हमको शासन ईस्ट इंडिया कंपनी से ले लिए हैं तो एक सिस्टमैटिक वे में यहाँ पे शासन करना होगा। उसके लिए उन्होंने क्या किया कि एक भारत सचिव का पद रखा और 14 लोग मंत्री परिषद बनाया गया, जिसमें वो आपस में मिल करके विचार करेंगे कि हम लोग के आगे की रणनीति क्या होगी, किस प्रकार से हम लोग अब अंग्रेजों के द्वारा किस प्रकार से भारतीयों पर शासन किया जाएगा। यानी कि अब वो एक निश्चित सिस्टमैटिक रूप में वो चलने के प्लान बना रहे थे कि हमें अब किस तरह से शासन करना है भारत पर। तो एक परिवर्तन था।
और एक था इंपॉर्टेंट परिवर्तन, मुगल वंश, मैंने बताया था कि बहादुर शाह जफर नेतृत्व कर रहे थे, उनको क्या किया गया, पकड़ लिया गया, पकड़ के रंगून के जेल में बंद कर दिया गया और कहा कि आज के बाद से मुगल वंश का ये अंतिम शासन है, अब इसके बाद कोई भी मुगल वंश का व्यक्ति शासन नहीं करेगा। तो मुगल वंश का अंत भी माना जा सकता है। और नेक्स्ट था फूट डालो और राज करो की नीति। ये तो पहले भी वो कर रहे थे, फूट डालो और राज करो की नीति तो अपनाए हुए थे, लेकिन यहाँ पर उन्होंने क्या किया कि 1858 के बाद उन्होंने एक नया माइंड गेम खेला। क्या कि कभी वो क्या करते थे, वो हिंदुओं को अधिक प्रश्रय दे रहे थे और कभी क्या कर रहे थे, वो मुस्लिमों को दे रहे थे। आने वाले समय में आप देखेंगे कि किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी की स्थापना करवाई गई और उसके कौन थे मास्टरमाइंड, A.O. ह्यूम, उनके द्वारा 1885 ईस्वी में कांग्रेस की स्थापना हुई। लेकिन कांग्रेस की स्थापना के कुछ वर्षों बाद यानी कि 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की भी स्थापना हुई और मुस्लिम लीग की भी जब स्थापना हुई तो अंग्रेजों के द्वारा मुस्लिम लीग को भी उतना ही ध्यान दिया गया। और हम आगे पढ़ेंगे कि 1909 में किस प्रकार से निर्वाचन में जो पृथक निर्वाचन की बात की गई, जिसे हम पार्लियामेंट सुधार भी कहते हैं। तो आगे इस तरह से क्या किया गया, वो हिंदू और मुस्लिमों के बीच जो है धीरे धीरे बंटवारा शुरू किया गया और उनके बीच जो है वैमनस्य का जो बीज था वो बोना आरंभ किया उन्होंने। तो इस प्रकार से हम देखें कि इसके जो परिणाम थे वो काफ़ी महत्वपूर्ण रहे आने वाले राजनीति के लिए, यानी कि 1857 से लेकर के 1947 आने के बीच में उनके द्वारा जो प्लान बनाए गए, उन्हीं प्लानों के एग्जीक्यूशन के बाद ही 1947 में हम लोग का देश आज़ाद हुआ। नहीं तो अगर इनके प्लान, अगर ये भी प्लान नहीं करते तो शायद पहले ही हम लोग का देश आज़ाद होता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि इनकी जो सबसे महत्वपूर्ण नीति थी, मैं फिर से दोबारा बोल रहा हूँ, फूट डालो और राज करो की नीति, जिसमें हिंदू और मुस्लिमों को के बीच में जो विभेद उत्पन्न किया, जिसका परिणाम ये हुआ कि जब देश स्वतंत्र भी हुआ तो भारत और पाकिस्तान के बीच में दो अलग अलग राष्ट्रों के बीच में बट गया। तो ये इसके परिणाम थे। अब देखते हैं हम इसके स्वरूप के बारे में। स्वरूप का अर्थ यहाँ पर यह है कि अलग अलग विद्वानों के द्वारा, अलग अलग लोगों के द्वारा इसके बारे में अलग अलग व्याख्या की गई। एग्जामिनेशन में आता है क्वेश्चन कभी कभी कि 1857 के विद्रोह के स्वरूप को लिखें, तो इसके क्या स्वरूप थे। तो इसके स्वरूप को हम देखते हैं थोड़ा। तो इसके स्वरूप को हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक लिख सकते हैं नकारात्मक और दूसरा सकारात्मक। तो हम देखते हैं पहला नकारात्मक कि क्या क्या था। तो पहला ये था कि एक इतिहासकार थे, विदेशी इतिहासकार, उन्होंने कहा था कि 1857 का जो विद्रोह है ना, वो धर्मांधों का ईसाइयों के प्रति युद्ध है। यानी कि ये कुछ विद्रोह नहीं है, ये क्या है, जो धर्मांध है, जो धर्म से अंधे लोग हैं, वो क्या करते कि ईसाइयों के प्रति वो युद्ध कर रहे हैं। और ये जो धारणा किसने दी, वो रीज जो इतिहासकार थे उनके द्वारा कहा गया। दूसरे की बर्बरता और सभ्यता के बीच युद्ध, ये कौन कहा था, होम्स, एक और इतिहासकार थे। उन्होंने ये कहा कि 1857 का जो विद्रोह था वो कोई राष्ट्रीय आंदोलन नहीं था, ये क्या था, ये सभ्य लोग और असभ्य लोगों के बीच में युद्ध था। हम लोग चाहते थे कि सभ्य बने और इन लोग जो है असभ्य था, इन लोग नहीं चाहता था कि हम लोग सभ्य बने। तो इस प्रकार से जो है अलग अलग इतिहासकार के द्वारा कहा गया। तीसरा क्या था, एक व्यक्ति थे आउटरम और दूसरे थे टेलर, इनके द्वारा कहा गया कि हिंदू और मुस्लिम षड्यंत्र था। यह क्या था, 1857 में जो विद्रोह हुआ वो हिंदू मुस्लिम दोनों लोग मिलकर के षड्यंत्र किया था। किसके अगेंस्ट, ब्रिटिश के अगेंस्ट। और कुछ लोगों ने कहा यह एक सिर्फ सैनिक विद्रोह था, यह कुछ स्वतंत्रता संग्राम नहीं था, यह क्या था, सिर्फ सैनिक विद्रोह था। ये कहने वाले कौन थे, लॉरेंस सिले और कुछ भारतीय जो थे, दुर्गादास, सर सैयद अहमद खान, ये जो इतिहासकार थे, इन लोग के द्वारा भी यही कहा गया कि यह कोई प्रथम स्वतंत्रता संग्राम नहीं था, यह क्या था, सिर्फ और सिर्फ एक सैनिक विद्रोह था। ये तो हो गया इसके नकारात्मक पक्ष को या इसके स्वरूप को। कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने ये कहा कि नहीं, यह वाकई में इसके जो सकारात्मक पहलू को देखा और उन्होंने कहा कि जैसे कि यह प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था और यह सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम था। ये ऐसा किसने कहा था, B.D. सावरकर, उनके द्वारा ये कहा गया था। और उसके बाद राष्ट्रीय विद्रोह, ये इतिहासकार थे अशोक मेहता, उनके द्वारा भी कहा गया कि यह एक राष्ट्रीय विद्रोह था। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जिसका स्वरूप था, इसको लोगों ने, अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग तरीके से इसकी व्याख्या की, परंतु कुछ ऐसे भी थे जो उन्होंने इन सब चीजों का खंडन किया। जिसमें कौन थे, एक उन्होंने कहा कि ना तो यह प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, ना ही राष्ट्रीय था और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था।
ये ऐसा किसने कहा? आरसी मजूमदार ने। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 1857 का जो विद्रोह हुआ, उस विद्रोह के बारे में अलग अलग विद्वानों के द्वारा अलग अलग व्याख्या की गई। और परंतु इससे यह स्पष्ट है कि अगर हम इसके दूरगामी परिणामों को देखें तो आपको ज्ञात होगा कि ये 1857 का अगर विद्रोह नहीं हुआ होता तो शायद हमारे अंदर जो देशभक्ति की भावना उतनी तेजी से नहीं बढ़ती और हम लोगों में एकजुटता नहीं होती। जो भारत इतने विविधताओं में भरा हुआ था वो कभी एकजुट नहीं होता, और जब एकजुट नहीं होता तो शायद वह एक राष्ट्र के रूप में नहीं बनता। तो इसके हम पॉजिटिव एस्पेक्ट को भी विचार कर सकते हैं। और इस प्रकार हम देखते हैं कि 1857 का विद्रोह का ये चैप्टर था। अब ये समाप्त हुआ। हम लोग फिर मिलेंगे किसी अगले दिन अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप जरूर इसको लाइक करें, शेयर करें और हाँ, कमेंट्स जरूर करें। थैंक यू।